हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद मिनी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वही अपना वेस्टर्न आर्ट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेशनिज्म, जिसको अभिव्यंजनावाद भी बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक, इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा इम्प्रेशनिज्म पोस्ट इम्प्रेशनिज्म बताया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं नेट की एग्जाम से रिलेटेड, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप विजुअल आर्ट्स विद विनी का जो पब्लिक ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। वो सिर्फ मेरा ग्रुप नहीं है, आप सबका है। वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको बहुत सारे अपने ऐसे कॉम्पिटिटर्स, अपने फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि हमारे ही फील्ड से हैं। ठीक है, ये भी है। और अगर और भी कोई डाउट है, ऐसे बहुत लोग करते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा ये अकाउंट है, आप चाहें तो वहाँ भी डीएम करके, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ भी डीएम करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, अभिव्यंजनावाद क्या होता है। ठीक है, सुनो। 20वीं शताब्दी में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, राजनीतिक परिवर्तन आए, औद्योगिक क्रांति आई, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल चेंजेस आए। 20th सेंचुरी की बात हो गई है। ठीक है, तो इस समय बहुत चेंजेस आए, फोटोग्राफी आ चुकी है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति डगमगती हुई, आस्थाएं चल रही थी, ये सब चीजें चल रही थी। तो इसी में चलते हुए एक्सप्रेशनिज्म हमारे सामने आया। ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म मतलब कि जो हमारे आंतरिक अभिव्यंजना है, आंतरिक एक्सप्रेशन है, उसको हम कैसे, इन आर्टिस्टों ने उस ग्रीफ को, उन चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट किया, वो इसका मेन उद्देश्य रहा है। ठीक है, इस कला आंदोलन का मुख्य कलाकार एडवर्ड मंक रहा है। ठीक है, इसकी नींव विंसेंट वैन गॉग द्वारा रखी गई है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जब आ जाएगा कि फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म बताओ, तो ये लोग जो है, क्योंकि एक्सप्रेशनिज्म में ध्यान रखना, एक्सप्रेशनिज्म कोई भी बुक में हो उसमें ये एडवर्ड मंक आपको मिल जाएगा। तो कितने लोग इसको सही मानते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि बात अपन ने पहले क्या की थी, क्यूबिज्म के लिए बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई क्यूबिज्म को शुरुआत भले पिकासो, ब्राक ने किया है, लेकिन जिस ऑप्शन में पिकासो हो, ब्राक हो और सीजान हो, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सीजान। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत सीजेन के द्वारा हो चुकी थी। सेम अगर आता है कि एक्सप्रेशनिज्म किसने स्टार्ट किया, अभिव्यंजनावाद किसने, तो उसका श्रेय आपको विंसेंट वैन गॉग को। क्यों याद रखने के लिए, क्यों, तो आप उनका स्टेरी नाइट याद रखो, किस तरह से उन्हें अपने अंदर का जो भी डिस्टर्बेंसेस था दिमाग का, और व्हाटएवर जो भी वो बुरा फील करते थे, जितना भी, वो सब चीज़ उन्हें पेंटिंग से एक्सप्रेस की थी। तो उसी चीज़ से जो है प्रेरणा मिली थी एक्सप्रेशनिस्ट को। बहुत अच्छे से याद रखना कि एक्सप्रेशनिस्ट को किन से प्रेरणा मिली, किन आर्टिस्ट से प्रेरणा मिली। ठीक है, इस समय कलाकारों ने आंतरिक अनुभूतियां, ये देख लो, अभी बताया जब मैंने, आंतरिक अनुभूतियां मतलब इनर फीलिंग्स को प्रस्तुत किया। ठीक, उनके चित्रों में वृक्ष आकाश से ऊंचे उठे हुए दिखे। ठीक है, क्योंकि अब देखो, इन रियल ये सब वो है क्या, अभी ये बात कर रहे हैं इंप्रेशनिज्म की। इंप्रेशनिज्म और एक्सप्रेशन, क्या था इंप्रेशनिज्म में, भाई ऐसा दिख रहा है तो हम वैसा ही बनाएंगे, हमें पेड़ में इस तरह का वो दिख रहा था, हम वैसे बनाएंगे। लेकिन एक्सप्रेशनिज्म में क्या हो गया, हमारे दिल की फीलिंग्स ऐड हो गई। दिल की फीलिंग्स कैसे हो गई, जैसे कि वृक्ष आकाश से भी ऊंचे बताए, हो सकता है, पॉसिबल है, रियल में है नहीं है, लेकिन इनने बताया। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर का एक्सप्रेशन था। ठीक है, जैसे कि हम श्योरलिज्म बोलते हैं, इसी को आगे जाके श्योरलिज्म में भी तो यही हुआ, मतलब क्या, ड्रीम चीज़ों को, स्वप्न की चीज़ों को बताया, कुछ तो भी चीज़ बना दी जो कि रियल में नहीं होता, लेकिन वो हमारी इनर फीलिंग्स थी। ठीक है, तो यही चीज़ हम एक्सप्रेशनिज्म में देखते हैं। इन कलाकारों के अनुसार आंतरिक शक्ति ही चित्रों का सर्वस्व, मतलब जो अंदर से जो इनर एक्सप्रेशन आ रहा है, जो इनर पावर आ रहा है, वही आपके चित्रों का सब कुछ है। चित्रों में बाहरी दृश्य अच्छा, अथवा विषय वस्तु सिर्फ बहाना है, जो सामने लेंस के। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट है अगर कोई, तो आप बहुत कम, मतलब एकदम लीस्ट ही ऐसे हैं जो लैंडस्केप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लैंडस्केप क्या है, एक बाहरी दृश्य है, उसके अंदर का कोई फीलिंग नहीं है उनके अनुसार। वो ऐसे पेड़ जरूर बनाएंगे, लेकिन पेड़ कैसे, स्टेरी नाइट कैसा था, खुद सोचो, पेड़ जरूर बनाएंगे लेकिन उसको वो अपनी तरीके से बनाएंगे, जैसा दिखता है वैसे नहीं बनाते। जैसे कि हमने जब इम्प्रेशनिज्म का पेंटिंग देखा, क्या था, क्लाउड मोनेट थे, है ना, इनने जब रेनॉयर है, इन सब क्या बनाते थे, कैनवस ले लेके सीन्स पे जाते थे और ले जो बनाते रहते थे। तो वो, दिस इज द डिफरेंस।
मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा हम सोचें उस तरह से कि ये अंतर आ जाता है कि उनको ऐसा लगता है बाहरी चीजें सिर्फ बहाना, जो है इनर फीलिंग्स है, और उसी को एक्सप्रेशन इज द पेंटिंग। ठीक है, तो ये बात आ गई। हिटलर ने इस कला को पतीत कला कहा था। पतीत कला मतलब सबसे डिजेनरेट, गिरी हुई कला, इस चीज को उसने उसको अच्छा नहीं बोला था। चलिए क्वेश्चन, जेम्स आंसर। जेम्स आंसर एक एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं। ठीक है, अभिव्यंजनावाद प्रारंभ होने से पूर्व के एक महत्व कलाकार हैं। ये एडवर्ड मंक से बड़े हैं, बड़े ही है ना, एक मिनट, हाँ एडवर्ड मंक से थोड़े से 2-3 साल बड़े। तो अपन उससे यही याद रखो कि जैसे कि बड़े हैं तो एक्सप्रेशनिज्म से पहले ही इनने अपना काम, अपनी पेंटिंग्स करी थी। ठीक है, तो उस समय के पहले कलाकार हैं। फिर इन्हें अभिव्यंजनावाद का अग्रज भी कहा जाता है। जिस तरह से, फिर मैं कंप्रेस करूं, इंप्रेशनिज्म का अग्रज किसे कहा जाता है, याद करो। इंप्रेशनिज्म का फादर किसको कहते हैं, फादर, और प्यूनर या अग्रज बोलेंगे, अग्रज, पूर्वज, अग्रज किसको कहते हैं, तो पूर्वज तो आपके हो जाते हैं एडवर्ड मानेट। क्यों, क्योंकि इनने प्रेरणा दी थी। वैसे ही आगे प्यूनर, वैसे ही यहाँ पे ये कौन हो जाते हैं, ये क्लाउड मोनेट थे। तो उसी तरह से इसको, इनको अग्रज कहा जाता है, इनको प्यूनर कहा जाता है, शुरुआत करने वाले, है ना। इन्हें लोग दोहरे चरित्र वाले लगते थे, इसलिए इनके चित्रों में तरह तरह के मुखौटे। जेम्स आंसर में और कुछ नहीं है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से जेम्स आंसर में कुछ नहीं रखा है। एक तो उनमें एक्सप्रेशनिस्ट रखा है, दूसरा उनमें मुखौटे रखे, मतलब मास्क। याद रखना, भूल के भी नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना, कि क्योंकि उनका क्या था भाई, कि जो बाहरी व्यक्ति जो बाहर से दिखते हैं वो अंदर से नहीं होते। आज बिल्कुल सही है, हम भी देखते हैं। तो उसको उनने एक मुखौटों के जरिए बताया, मास्क के जरिए एक्सप्रेस किया। अलग अलग मुखौटे लगाए व्यक्ति एक ही स्थान पर, मतलब एक, हम बोलते हैं ना इन जनरल बात करते हैं, तो उसको उनने पेंटिंग में एक्सप्रेस कर दिया। ये कोई रियल नहीं है। आज आपको, अच्छा एक बहुत नॉर्मल बात अपन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा इसलिए, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति से बहुत घृणा है, बहुत परेशानी हो गई, क्यों, क्योंकि यार ये ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत काला है, या बहुत सब कुछ हमको समझ नहीं आता, गलत बोलता है ना, पीठ पीछे कुछ और बोलता है। क्या वो वास्तव में जो चीज है वो ऊपर से दिखती है? नहीं, ऊपर से तो एक ही फेस दिखता है व्यक्ति का, लेकिन उसके दो फेस क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना दुगोला है। तो वो हम जो बोल रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, हम उसको पेंटिंग में कैसे शो कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मास्क। तो यही एक्सप्रेशनिज्म। क्या ओरिजिनल वो व्यक्ति ऐसा है? नहीं है, लेकिन इनने अपनी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उस चीज का यूज किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग कार्निवल, इनका ऑयल ऑन कैनवास है। इस तरह से देखो, जोकर वोकर वाले पेंटिंग ज्यादा बनाए, मास्क वाले ज्यादा बनाए। एक कार्निवल है, उसको उनने ऑयल ऑन कैनवास पे किया है। क्लियर नहीं दिखेगा पेंटिंग क्योंकि ये मेरे पास ढंग से आ नहीं पाई है। स्टिल लाइफ विथ मास्क, अब बताओ, स्टिल लाइफ है, इसमें मास्क लगा दी क्योंकि मास्क बनाने में बहुत फेमस थे। ठीक है, मास्क लगाने में कभी भी आ जाए, आया भी है, एक कोई राजस्थान वगैरह एग्जाम पेपर में देखा था आंसर। मास्क अलग अलग प्रकार के मुखौटे में फेमस है। एंट्रेंस ऑफ जीसस इन ब्रूसेल्स। ठीक है, तो इस पेंटिंग को थोड़ा सा समझो। इसका देखो, सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी है, एंट्रेंस ऑफ जीसस। ठीक है, जीसस जो ब्रूसेल्स में एंटर हुए थे, लेकिन यहाँ पे इनने एक जैसा कार्निवल जोकर जैसा दृश्य पेश कर रखा है, सबको मुखौटे पहना दिए। क्या वास्तव में उस समय मुखौटे होंगे? लेकिन ये उनका एक्सप्रेशन था, तो उनने उसको शो कर दिया। अब आते हैं वेरी आईएमपी अगेन, एक्सप्रेशनिज्म सब आईएमपी है। द ब्रिज, डाइब्रूक, ये भी को नाम आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीनों नाम। डाइब्रूक ये उनका लैटिन भाषा में है, ब्रिज इंग्लिश में, ये हिंदी में। डाइब्रूक ब्रिज ग्रुप किससे एसोसिएट है, ध्यान रखना। ब्रिज ग्रुप किससे एसोसिएट है, तो किससे है, एक्सप्रेशनिस्ट से। कहाँ पे शुरू हुआ था, तो कहाँ हुआ था, जर्मनी में शुरू हुआ था, जिसने एक्सप्रेशनिज्म को जन्म दिया। ठीक है, 1905 में बना था ये। ठीक है, 1905 से 1910 में इसका मुख्य कलाकार कौन था, एडवर्ड मंक था। अभी हमने जो बात की, अभी आगे पढ़ेंगे। और जो कलाकार इससे एसोसिएट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, नेट में भी आया था,
4 आर्टिस्ट के नाम दे देंगे, कौन कौन से इससे जरूरी है। एडवर्ड मंक, किचनर, हैकल, रटलॉफ, और वो दे दिया था पॉल क्ली, ये भी था कुछ, ठीक है। तो पॉल क्ली इसमें एसोसिएट नहीं है तो उसको हटा दो। अब पॉल क्ली देखो, पॉल क्ली को आगे 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 हम ब्लू राइडर ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब है तो एक्सप्रेशनिस्ट के, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कौन से ग्रुप से कौन सा एसोसिएट हुआ था। ये जल्दी बना था ग्रुप, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कलाकार इसमें आएंगे, याद रखना, सबसे स्टार्टिंग का ग्रुप है। ऐसा भी होता है कि ग्रुप को सीक्वेंस में दे देते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एडवर्ड मंक, जर्मनी 1905, ये मंच, किचनर, हैकल और रॉटल्फ। अब 1906 में इस ग्रुप में एमिल नोल्ड भी जुड़े, ठीक। एमिल नोल्ड कब जुड़े? 1906। स्टार्टिंग कलाकार कौन? ये 4। 1908 से 10 में फॉव कलाकार भी इनसे मिले। शायद एक वो हुई थी, जॉइंट एग्जीबिशन हुई थी, या एक्सप्रेशन, मैंने फॉविज्म में पढ़ाया था कि एक्सप्रेशनिस्ट के पेंटिंग से उसको इंस्पायर हुए थे और मिले थे इनसे। और एडवर्ड मंक इसके मेन डायरेक्टर थे ब्लू राइडर का, लेकिन जब एडवर्ड मंक छोड़ के चले गए तो वो चीज़ किचनर ने फिर आगे इसको संभाला। 1905 से 10 में इम्पोर्टेंट है, 5 से 10 पहले जो है इनका ड्रेसडेन में सेंटर था। क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रेसडेन में था क्या। और फिर 1910 में ये कहाँ हो गया? बर्लिन में हो गया, ठीक है। शुरुआत जर्मनी, बहुत अच्छे से याद रखना। चलो अब एडवर्ड मंक, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, 1863 से 1944। हर्बर्ट रीड के अनुसार फ्रेंच कला में जो स्थान सीजेन का था, हमने देखा था कैसे शुरुआत की थी मॉडर्न कलाकार की, वही यहाँ पे मतलब जो जर्मनी आर्ट्स है, हम एक्सप्रेशनिज्म बोल रहे हैं, तो वहाँ पे यही आर्ट एडवर्ड मंक का था। किसने बोला था? हर्बर्ट रीड, द फेमस आर्ट हिस्टोरियन। ये एक नॉर्वे का निवासी था। तो भैया आजकल ये भी याद रख लिया करो, क्योंकि आया है, क्वेश्चन आ गया। गुस्ताव क्लिम्ट की नेशनैलिटी पूछी है अभी पिछली बार, ठीक है। तो आ सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कहती कि एकदम रट्टा मार हो जाता है कि एकदम याद रहेगा, पर थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो हमको याद रहेगा कौन कहाँ से एसोसिएट है। कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल, पागल हो गए हैं ये लोग। चलो 1889 में वो पेरिस गया। कौन? एडवर्ड मंक। वैन गॉग, गोगा, स्यूरेट, लॉट्रिक, इन सब का प्रभाव पड़ा। पेरिस जाएगा भाई, इस समय आएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल इम्प्रेशनिज्म की धूम मची हुई थी। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी है, 1880 अप्रोक्स, तो इस समय इम्प्रेशनिज्म की धूम मची हुई थी, यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म चल रहा था तो इस समय जो है पेरिस गया, तो कहाँ का? इन लोग का प्रभाव तो पड़ेगा इसे। फिर 1892 में बर्लिन में चित्र प्रदर्शनी करी, ठीक है। 1892 में बर्लिन जाकर इन्होंने नाटकों के पर्दों का भी चित्रण किया, मींस स्क्रीन प्ले जो पेंटिंग्स हैं, जो कि जिस तरह का हम बोलेंगे एम हुसैन ने भी किया है, वैसी काम इनने किया है। 1908 में बीमार पड़ गए और डेथ हो गई, ठीक है। यही डेथ हो गई थी जो पता है। उसके बाद फिर ब्लू राइडर ग्रुप की कमान किचलर ने संभाली। मंक की कला एक प्रकार का स्नायत्मिक तनाव है। देखोगे अंदर एंग्विश, तनाव, जो चीख है, सब चीजें जो निकली है वो है ना। और अति मानसिक उत्तेजना है, मतलब एक बहुत एक्साइटमेंट, मेंटल एक्साइटमेंट, इन सबको व्यक्त करती है मंक की आर्ट। इन्होंने रेखाओं को महत्व दिया, किंतु गाढ़े रंग को भी बल दिया। गाढ़े रंग मतलब फॉविस्ट ने, हो सकता है इनने भी इससे जो हुई, तो फॉविस्ट वाली चीज भी कंफ्यूज मत हो ना, बता रही हूँ, उस जैसी चीज उनने प्रयत्न किया। कहीं कहीं भयानक वातावरण, बिल्कुल पता है, आगे देखेंगे अभी भयानक वातावरण, और कहीं कहीं भयानक वातावरण और छाया प्रेतों के समान भयानक आकृति भी चित्र की है। बिल्कुल सबसे पहले देखो मंक का नाम लेते हैं, स्क्रीम, एडवर्ड मंक का नाम लेते हैं, तो इनकी जो स्क्रीम है पेंटिंग, चीख है, वही आ जाती है सबसे पहली, अभी दिखाते हैं। तो क्या है उसमें, कितनी भयानक आकृति, कैसे लगता है, डरा रही है क्या? और वो सिर्फ एक चीख है, अंदर उनकी एंग्विश है जिसको उन्हें इस तरह से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। एडवर्ड मंक, फिर क्या है, एडवर्ड मंक की कला, ये बुक आई है इनके उस पे। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, फ्रीज ऑफ लाइफ किससे एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये इन्होंने एक, ये फ्रीज ऑफ लाइफ, अच्छा एक बहुत अच्छी चीज होती है, नेट पे सर्च करोगे ना फ्रीज ऑफ लाइफ का, आपको कभी एग्जीबिशन दिख जाएगा, कभी एक पेंटिंग बोलेंगे, कहीं कोई क्या बोल रहे। ओवरऑल ये चीज क्या है, ये चीज इनका पूरा सीरीज को इनने नाम दिया है फ्रीज ऑफ लाइफ, ठीक है। इस सीरीज है, चित्रों का वर्णन है, जिसको उन्हें एक फ्रीज ऑफ लाइफ नाम से एग्जिबिट किया था। तो इसलिए फ्रीज ऑफ लाइफ याद रखना है कि
वो एडवर्ड मंक से कनेक्टेड है। रूम ऑफ डेथ, मृत्यु का कक्ष, ये सब इस तरह का भयानक वातावरण ही है। अंदर की जो भी एक्सप्रेशन है, इनकी सिस्टर थी सोफी, उसके डेथ पे उन्हें फुल ऑलमोस्ट सीरीज बनाई है पूरी, मतलब बहुत सारी है ना। तो ये उनका ही, उनकी ये सोफी है, ये उनका लास्ट, ये सोफी है ना, ये मंक है शायद, जो भी देखो डेथ है इनका, और इनकी लास्ट इच्छा थी कि वो बेड से उठ के इस तरह से वो बैठी हैं, और ये इनका लास्ट मोमेंट था। तो इसलिए रूम ऑफ डेथ इस तरह का उनने पेंटिंग उसके उस पर बनाई है। स्क्रीम आप समझते हो, जिसको कहते हैं चीख, है ना। तो ये जो एक मेंटल असाइलम है, उस चीज का जो भी, वो उन्हें इसको कैसा ऐसा लग रहा है, डरपोक सा, मतलब डरा रहा है बहुत, लेकिन ये क्या है, चीख। अब स्क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बात याद रखना, कहीं ऑयल पेंट मिलेगा, टेम्पर, तो स्क्रीम इज अ सीरीज। उसको ऑयल पेंट में भी किया है, टेम्पेरा में भी किया है, पेस्टल में भी किया है, और लिथोग्राफिक प्रिंट्स भी एडवर्ड मंक ने बनाई है स्क्रीम की, ठीक है। तो इस तरह से है। द सिक चाइल्ड, ये सिक चाइल्ड ये भी क्या है, तो वही उनकी बहन सोफी का ही है। इसको भी इनने अलग अलग उसमें बनाया है, दिख रहा है आपको, स्केच भी है और ऐसा। तो एडवर्ड मंक इज द दैट टाइप ऑफ कलाकार जिसने एक चीज को अलग अलग मीडियम्स में भी बनाया है ना। मोस्टली उनका ऐसा ही है। डेथ बेड, ये क्या है, ये भी देखो सोफी का डेथ बेड है, इस तरह से सब खड़े, ऐसे भयानक है, क्या ये रियल है, पर इसमें यही चीज है जो आपको बताई मैंने कि चमक कलर्स है, फ्लैट कलर्स, मोटे कलर्स, इस चीजों का यूज इसमें इनने बहुत सुंदर तरीके से किया है। डेड मदर ऑयल, अब ये देखो, ये इनकी जो सिस्टर का डेथ है, उसके बाद मतलब उस चीज के अंदर के भाई किसी की मदर इस तरह से मर जाए, क्या है ये, बीच में कुछ तो भी ऐसी तो खड़ी नहीं होगी, बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनने ये बनाया कि किसी की माँ की मृत्यु हुई है ना। डेड मदर, ये भी ऑयल से इनने बनाया है। द किस, ऑयल ऑन कैनवास, ये क्वेश्चन अब द किस को सिर्फ गुस्ताव क्लिम्ट से सोचते हो, पर ये मत सोचना, क्योंकि नेट में भी एडवर्ड मंक के नाम के आगे आया है, इसलिए मैंने ये पेंटिंग लेने की कोशिश की है ना, मतलब चूज द करेक्ट में आया है द किस। द डांस ऑफ लाइफ, ऑयल ऑन कैनवास, ठीक है, ये था। अब किचनर को देख लेते हैं, ये वो है जिसने द ब्रिज का एक संस्थापक फाउंडर सदस्य है, और एडवर्ड मंक के बाद मतलब उन्हें 1908 अप्रोक्स उनने इसको संभाला था। हैकल, किचनर, रॉटल्फ, ये तीनों जो हैं अच्छे फ्रेंड थे। 1911 में केंद्र बर्लिन पहुंचा था ना, तो ये बर्लिन भी गए थे, तुमको पता है, क्योंकि मंक की तो डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो इन्हें संभाली, तो बिल्कुल भाई जहां जाएगा वहां जाना पड़ेगा। फिर शहरी वातावरण की अशांति चित्रण विश्व बनाए, किस तरह से अशांति है, डिस्टर्बेंस है शहरी वातावरण में। इन्होंने दिखावे में लुप्त महिलाओं का चित्रण किया, ठीक है। तो इनका पेंटिंग्स मैंने ऐसे ज्यादा शो किया नहीं, कभी काम इतना ज्यादा आएगा नहीं, तो बस इतना थोड़ा सा समझ लो आप उसको। एरिक हैकल, इनके चित्रों में मानवीय उत्तेजना की आधार भूमि है, मतलब बहुत अंदर जो डिस्टर्बेंस है उसकी भूमि है। कला में लयात्मकता, लघु कुंजी का उपयोग है, एक लयात्मकता है, एक रिदम है, इसका मैं इंग्लिश लेना भूल गई। फीके रंगों का यूज किया है, डल रंगों का। इनके चित्रों पर गौथिक शैली का प्रभाव है, एरिक हैकल। इनकी आकृति में बनावटीपन नहीं है, मतलब रियलिटी थोड़ी है, ठीक है। अब रॉटल्फ सेतु दल का दृश्य चित्रकार था, एक लैंडस्केप पेंटर था, ठीक है, जिनने लैंडस्केप्स बनाया, देखना, एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल। 1906 में इस दल के साथ कार्य किया था। इनकी कला में निग्रो कला, निग्रो आर्ट का इफेक्ट है, जो कि पिकासो की उसमें भी आपको दिखेगा। इन्होंने घनत्वपूर्ण रंगों का उपयोग किया है, डेंस कलर्स यूज किए। इनकी कला में सहजता, ताजगी, विशालता है, सहजता है, ताजगी है, विशालता है। प्रकृति अनुकृति के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं में एक नाटकीय घटना है। उनके अनुसार जो नेचर है वो एक मतलब बोलेंगे सिर्फ लैंडस्केप पेंटर थे ये, तो भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि अनुकृति के लिए ही है, आप कॉपी कर लो ये नहीं है, पर एक ड्रामेटिक फिनोमेना है। तो लैंडस्केप को कैसे एक्सप्रेशनिस्ट में स्टाइल किया है, वो वाली चीज इनके अनुसार थी। अब एमिल नोल्ड इंपॉर्टेंट पेंटर हैं, बाद में जो द ब्रिज के साथ जुड़े थे, ठीक है। इन्होंने पाश्चात्य इंडस्ट्रियल डिजाइन स्कूल में कला शिक्षक का कार्य किया, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डिजाइन स्कूल में। इन्होंने आंतरिक गुणों और भावों की अभिव्यक्ति को बिल्कुल जैसे कि एक्सप्रेशनिस्ट ने किया है, सभी ने किया है ना, इनर फीलिंग्स और क्वालिटीज को इनने महत्व दिया है।
1900 में इन पर मोने के रंग और अभिव्यंजना का प्रभाव इस समय इन पर पड़ा था। ठीक है। 1906 में 2 साल तक सेतु दल में चित्र प्रदर्शन किया। हिटलर ने इनकी कला को पतित कला कहा है। ठीक है, किसकी? एमिल नोड की। वही पतित कला आपको पहले बताई। जो महायुद्ध के बाद यह श्लेस्विग होल्स्टीन नामक संस्था में कला शिक्षक बन गए। इनकी कला में एचिंग, अश्म मुद्रण, कास्ट प्रिंट भी है। मतलब एचिंग हो गया, ब्लैक प्रिंटिंग, वुड प्रिंट, वुड कट, ये भी सब है। इनके अनुसार कलाकार की कला उसकी अपनी कला होनी चाहिए, मतलब उसकी ओन आर्ट होना चाहिए। लास्ट सपर देखो, बहुत अच्छा एमिल नोल्ड का ऑयल ऑन कैनवास। लास्ट सपर आप सब सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन इसको बनाया इस तरह से एमिल नोल्ड ने है। देखो क्या है, डांस अराउंड द गोल्डन काफ। एक्सप्रेशन है, सिर्फ डार्क डार्क कलर से इनने अपनी चीज को एक्सप्रेस किया है ना। उसमें कोई इतना स्पेशल फॉर्म नहीं है। ड्यूरियल, ऑयल ऑन कैनवास। यंग कपल, वाटर कलर में एमिल नोल्ड ने बनाया। अब आते हैं आगे, यार इनका भी रह गया। ऑस्कर कोकोश्का आया है कि इनका संबंध किससे है, कौन से उससे है, तो एक्सप्रेशनिज्म से है। ऑस्ट्रिया में जन्मे हैं इनकी, वो भी याद रख लो। एक सेतु कलाकारों का प्रभाव पड़ा। द ब्रिज से कनेक्ट ही थे, पर उन कलाकारों जो हैं उनका प्रभाव इसमें पड़ा। इनके चित्रों में रंग की विविधता है, रेखा में आकुलता आता है। इनके चित्र में पुरुष और स्त्री का शाश्वत संघर्ष बताया है ना। किस तरह से उनका एक संघर्ष अपने आत्म उनसे ही रहता है, अपने अंदर से ही रहता है, वो बताया। इनका एक ही इंपॉर्टेंट चित्र जो याद रहता है, मर्डर होप ऑफ वुमेन, है ना। एक नारी की आशा का की जो हत्या करता है व्यक्ति, मनुष्य, उसको एक लाइन ड्राइंग में बहुत ब्यूटीफुली शो किया है। इंपॉर्टेंट पेंटिंग एक ही है, इसलिए ये आपको बता दिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, नारी की आशा हत्या। अब एक और एक्सप्रेशनिस्ट से रिलेटेड ग्रुप, ब्लू राइडर ग्रुप, मतलब नीला अश्वरोही ग्रुप। कहाँ पे बना? तो ये जिस तरह की हमने वो ड्रेसडेन, बर्लिन देखा जर्मनी में, वैसे ये म्यूनिक में बना। मेन आर्टिस्ट कौन थे? किंडिस्की और फ्रांस मार्क। अभी पढ़ते हैं इनके बारे में। क्योंकि किंडिस्की और फ्रांस मार्क, इनको दोनों को घोड़े पसंद थे। इसको घोड़ा मतलब अश्वरोही पसंद था, इसको घोड़ा पसंद था। तो एक तो घोड़ा और दोनों को नीला कलर पसंद था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? ब्लू राइडर ग्रुप। और कोई कहानी नहीं है इसके पीछे। ठीक है, दोनों ग्रुप ने कलाकारों का लक्ष्य मतलब प्राकृतिक का विरोधी था, मतलब जो नेचुरल है उसको विरोध करना है, जो कि एक्सप्रेशनिज्म में भी था। इनकी कला में अमूर्त था। अब ये चीज जो है, एज कंपैरिजन टू दैट आर्टिस्ट ब्लू राइडर, किंडिस्की नाम है। किंडिस्की नाम को आप समझ लो कि एब्स्ट्रैक्ट की ओर ये लोग गए हैं। रिदमिकटी है और कलर का यूज अच्छे से किया है। वेसिली किंडिस्की, इंपॉर्टेंट वन, 1866 1944। कहाँ जन्म हुआ? रशिया में जन्म हुआ था। ठीक है, म्यूनिक में एसोसिएट थे, लेकिन रशिया में जन्म हुआ था, फिर बाद में जब म्यूनिक आ गए थे। 1910 में प्रथम अमूर्त कलाकृति की रचना की। वेसिली किंडिस्की एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो माना जाता है कि उनने नॉन ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग फर्स्ट इन्हीं ने बनाई है। ठीक है, तो प्रथम अमूर्त कलाकृति की रचना इन्हें की है, फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट 1910 में। 1922 में पॉल क्ली के संपर्क में आए। तो पॉल क्ली बहुआस शिक्षक कार्य करता था बहुआस स्कूल में, तो वहां भी कार्य उन्होंने किया। इनको आदिम कला, बाल कला ने भी आकर्षित किया, मतलब प्रिमिटिव आर्ट और चाइल्ड आर्ट ने भी अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्ट किया। इनकी प्रसिद्ध किताब है आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी। इंपॉर्टेंट है, आया है पेपर में, आया है आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी किसके थ्रू लिखी गई है? तो कौन है इसके? किंडिस्की। ब्लू राइडर देखो, पेंटिंग बनाई 1903 में, शुरुआती ऑयल ऑन कार्ड उनकी इंपॉर्टेंट है, वही बताया है। कपल राइडिंग, पॉइंटलिज्म दिख रही, डिविजनिज्म में भी काम किया है। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्ट तक नहीं आए भैया वो। अभी मैंने आपको बताया ना 1910 में पहला एब्स्ट्रैक्ट बनाया ये रहा। तो पहले क्या करेंगे? तो पहले ये सब काम किए, डिविजनिज्म में गए, ये आ गए 11 आ गए एब्स्ट्रैक्ट में, है ना। उस तरह से लाइन में राइड ऑन हॉर्स 1911। येलो रेड ब्लू, ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। कहीं कहीं नाम ऐसा भी बनता है, येलो रेड ब्लू ऑन व्हाइट, 1925 ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया है इन्हें। ब्लैक लाइंस 1913, एक फर्स्ट नॉन ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इस तरह से ही है उनकी ब्लैक लाइंस। ठीक है, किसका यूज किया है? अब आते हैं फ्रांस मार्क, इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छे किससे एसोसिएट हैं?
किंडिस्की, फ्रांस मार्क से घोड़े याद रखोगे, घोड़ा याद रहेगा तो ब्लू राइडर याद रहेगा। और बाकी जो बच्चे वाले वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठ को सबको कहाँ डालोगे, ऊपर डाल दोगे उसमें, डाइब्रू ब्रिज पे चढ़ा देना सबको। ब्लू राइडर ग्रुप की स्थापना किंडिस्की के साथ की थी, ठीक है। विद्यार्थी अवस्था में प्रीस्ट बनना चाहते थे, मतलब धर्माचार्य। इन्होंने 1900 में म्यूनिक अकेडमी में प्रवेश लिया था, क्योंकि म्यूनिक आ गए थे। मार्क ने अपने चित्रों में पशुकरण दिखाया, मतलब एनिमलाइजेशन। एनिमल से बहुत प्रेम था, घनिष्ठ, घोड़े बता ही दिए, तो बहुत दिखाया। भविष्यवादियों की कला, जैसे उन्हें भविष्यवादियों की कला प्रदर्शनी देखी, तो भविष्यवादी मतलब कौन, फ्यूचरिस्ट मतलब कौन, गति, डायनामिज्म, है ना, स्पीड। तो फिर उनकी भी पेंटिंग में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। फिर 1916 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध के समय ही उनकी मृत्यु हो गई। ब्लू हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, आया भी है 1911 में, किसका है, फ्रांस मार्क का। नीले अश्वों की मीनार, या इंग्लिश में ले लो तो ब्लू हॉर्सेस, किसने बनाई है, फ्रांस मार्क। वन में मृग दिख रहा है, कैसे वन में मृग, एफ्रेक्टिज्म डालना चाहा है और ये उनने बनाया है। पशुओं का भविष्य, एब्स्ट्रैक्ट में घुस गए अब धीरे धीरे, ठीक है। फेट ऑफ एनिमल्स, ये भी किसने बनाया, पर सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, सिर्फ एनिमल पे, ठीक। आगे चलो, पॉल क्ली, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, बहुआ से एसोसिएट, बहुत अच्छे आर्ट टीचर, संगीतज्ञ के पुत्र थे, सन ऑफ म्यूजिशियन। स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ, लेकिन फिर कहाँ चले गए, म्यूनिक, जैसे कि किंडिस्की। 1891 से 1901 में इन्होंने संगीत चित्रकला की शिक्षक ली। क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से वो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन में पेंटिंग के साथ साथ म्यूजिक की शिक्षा ली, तो पॉल क्ली। इन्होंने म्यूनिक अकेडमी में शिक्षा ली, जैसे कि फ्रांस मार्क ने ली। शरीर शास्त्र, एनाटॉमी, कला सिद्धांत, मूर्ति रचना, इसके बारे में इनने जानकारी ली। 1911-12 में उन्होंने पेन से 26 रेखा चित्र बनाए। 1912 में ब्लू राइडर ग्रुप से जुड़े, ठीक है, दिखाया आपको मैंने ऊपर, उससे जुड़े थे। अरे पेपर कहाँ से खुल गया। घनवाद कलाकार डेलान्यू, है ना, जो हम पढ़ेंगे, उनका लेख था ऐसे ऑन लाइट, उसका अनुवाद किया था इनने, मतलब ट्रांसलेट किया था। ग्राफिक कला की तत्व एक बुक थी, वो इनने खुद ने लिखी है, पॉल क्ली ने। 1920 में कला शिक्षक के लिए बहुआस से आमंत्रण आए, गए। 1940 में मृत्यु हो गई, ठीक है। अब पेंटिंग देखो इनकी भी, कैट एंड बर्ड, ऑयल ऑन कैनवास। कैट है, उस पर ये बर्ड है, एक्सप्रेशन है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। डेथ एंड फायर, डेथ है और आग है, ऑयल एंड का। एब्स्ट्रैक्ट ट्रायो, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं इन एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के, चाहो तो नेट पे देख लो। मैंने मेन बताया। वाटर कलर, गॉच इंक, मास्क ऑफ फियर, ऑयल पेंट से। एक्सप्रेशनिस्ट है, सब चीज एक्सप्रेशन से हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशनिज्म का क्लास मैंने बहुत जल्दी करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट है, समझ नहीं आता, वो बेसिक बेसिक क्या है। अगर एकदम स्पीड में आज हो गया है तो आप एक बार और देख लेना वीडियो, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब जो हम ना एक दो ग्रुप और बचे, जैसे ब्लू राइडर हो गया, ब्रिज हो गया, लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत सारे हो रहे थे, ये बता देती तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए ब्लू राइडर और ब्रिज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए, इसलिए इनको मैंने एक्सप्रेशनिज्म के साथ ले लिया। एक कुछ 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो इस पे देंगे, 2 और ग्रुप, न्यू ऑब्जेक्टिविटी और चार्ल नीला ग्रुप, है ना इसमें। तो ये यूं हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि एक सेकेंडरी रखना है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो इसके बाद देंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजुअल आर्ट्स विद विनी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, आर्टिस्ट विनी चाहो तो फॉलो कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।